सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर। हमारा पहला क्वेश्चन है, अमेरिकी सैन्य हमलों में ओमान के तट के पास एक वाणिज्यिक जहाज पर 3 भारतीय नाविकों की दुखद मौत के बाद भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और अमेरिकी उप मुख्य मिशन प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। यह घटना किस देश के तट पर हुई है? तो हाल ही में अभी हमारे भारतीय नाविकों की दुखद मौत हो गई। तो यह किस देश के तट पर हुई है? आपको आंसर करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओमान। तो ओमान में अभी क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमला हुआ हमारे भारतीय नाविकों पे, तो उसमें हमारे 3 भारतीय नाविकों की मृत्यु हो गई। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, अमेरिकी सेना द्वारा किए गए भीषण हवाई हमलों के बाद किस देश के सैन्य कमान ने रणनीतिक हॉर्मुज जल मंडरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद करने और वहां से गुजरने वाले सभी जहाजों को निशाना बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पे किस देश के सैन्य कमान ने ये कदम उठाने की घोषणा की है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान। तो ईरान के शीर्ष सैन्य कमान यानी कि खातम अल अंबिया कमान ने आधिकारिक घोषणा की है कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी सीधी सैन्य जंग के चलते होर्मुज जलमंडरू मध्य को सभी प्रकार के वाणिज्यिक और सैन्य जहाजों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। होर्मुज जलमंडरू मध्य दुनिया के कुल तेल निर्यात के लगभग 5वें यानी कि 20% हिस्से का मुख्य मार्ग है, जिससे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। चलते हमारे आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया। इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो जो हमारा प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड एंड डिजिटल लिटरेसी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना, हाई स्पीड डेटा और उनको डिजिटल नेटवर्क, डिजिटल चीजों के बारे में जागरूक बनाना। ठीक है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2.8 लाख ग्राम पंचायतों में रोजगार और संपत्ति निर्माण के लिए पीबीजी रैमजी ढांचे का अनावरण किया। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? तो इसका फाइनेंशियल आउटले कितना है हमारा, वो हमें बताना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1.25 लाख करोड़। तो ये हमारा क्या है, इस योजना का ना बजट है। चलते हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में खाली रक्षा भूमि पर बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली यानी कि BESS से लैस 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सीतापुर उत्तर प्रदेश। तो सीतापुर उत्तर प्रदेश में क्या है कि रक्षा भूमि पर देश के पहले 250 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई गई। ये 250 मेगावाट तक बिजली को क्या करेगा, जनरेट करेगा। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए इजी कनेक्ट मॉडल के तहत एकीकृत होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो हमारा जो इजी कनेक्ट मॉडल है, उसमें से कनेक्ट होने वाला, इंटीग्रेट होने वाला पहला शहर कौन सा है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी। ठीक है। तो वाराणसी पहला शहर है जो इस योजना से कनेक्ट हो चुका। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। टेक दिग्गज मेटा ने जामनगर गुजरात में अपना पहला बड़े पैमाने का 168 मेगावाट का एआई सक्षम डेटा सेंटर बनाने के लिए किस भारतीय औद्योगिक समूह के साथ साझेदारी की है? तो मेटा ने जामनगर में अपना बड़े पैमाने पे 160 मेगावाट का जो एआई सक्षम डेटा सेंटर बनाने की घोषणा की है। तो वो किसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है, किस उद्योग के साथ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL के साथ। तो यहाँ पे क्या किया है, मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा ने
रिलायंस के साथ क्या किया है, कोलैब किया है, साझेदारी की है, जिससे कि ये क्या करेंगे, जामनगर परिसर पर स्थापित होने वाला 160 मेगावाट का डेटा सेंटर ये बनाएंगे, जो कि एआई पे बेस्ड होगा और बड़े भाषा मॉडल यानी कि एलएलएमएस की ट्रेनिंग और दक्षिण एशिया के लिए मेटा के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को शक्ति प्रदान करेगी। चलते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विनिमय नामक एक उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो विनिमय का मुख्य कार्य क्या है, हमें ये बताना है। इसको लॉन्च किसने किया है? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटाइजेशन ऑफ कार्गो एंड पैसेंजर मूवमेंट एट लैंड पोर्ट्स, यानी कि लैंड पोर्ट्स और कार्गो और यात्री आवाजाही का डिजिटलीकरण। तो ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय जमीनी सीमाओं जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान पर बड़े लैंड पोर्ट्स पर व्यापारिक कार्गो ट्रकों और यात्रियों के क्लियरेंस समय को कम करने के लिए, सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और लॉजिस्टिक्स की दक्षता को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया। चलते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने रूस पर प्रतिबंधों के अपने 21वें पैकेज का प्रस्ताव रखा है, जिसमें व्यापार और वित्तीय सेवाओं में शामिल कुछ भारतीय संस्थाओं को भी शामिल किया गया है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोपियन कमीशन, यानी या यूरोपियन यूनियन भी इसे बोलते हैं। तो ये क्या करेगा? यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने रूस के खिलाफ 21वें कड़े प्रतिबंध पैकेज की घोषणा की है। इस बार यूरोपीय संघ ने उन विदेशी कंपनियों और संस्थाओं, जिसमें भारत और चीन की कुछ चुनिंदा फर्में शामिल है, को लक्षित किया है, जो प्रतिबंधों के बावजूद रूस के साथ ऊर्जा, क्रिप्टो, वित्तीय सेवाओं और दोहरे उपयोग वाली तकनीकों का व्यापार कर रही है। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किन वैश्विक विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस स्थापित करने और विस्तार करने के लिए अनुमोदन पत्र यानी कि एलओए जारी किए हैं? तो कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल और यूनिवर्सिटी ऑफ यार्क। तो इन दोनों को क्या किया गया है? भारत में अपने कैंपस स्थापित करने के लिए आधिकारिक स्वीकृति पत्र सौंपे गए हैं। किसके द्वारा सौंपे गए हैं? हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मई 2026 में कौन सा देश भारत को कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो यहाँ पे हमारा जो है तो तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता यानी कि सप्लायर कौन सा देश बन गया है कच्चे तेल का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेनेजुएला। तो वेनेजुएला के साथ द्विपक्षीय संबंधों और तेल आयात नीति में सुधार के बाद वेनेजुएला रूस और अरब अमीरात के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। तो इसके पहले हमारे कौन-कौन से देश आते हैं? रूस और यूएई। ठीक है? तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई अड्डा निजीकरण के तीसरे चरण में किसी एकल बोलीदाता यानी सिंगल बिडर को दिए जाने वाले हवाई अड्डा बंडलों की संख्या को अधिकतम कितने बंडलों तक सीमित करने का प्रस्ताव किया है? तो मतलब कितने अ, अधिकतम बंडल किसी एक सिंगल बिडर को दिए जा सकते हैं कि तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 2 से 3 बंडल। यानी कि अब कोई सिंगल बिडर यानी बोली लगाने वाला 2 से 3 बंडलों पर ही बोली लगा सकता है और लगभग 5 से 6 हवाई अड्डे से अधिक की बोली नहीं जीत सकेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की नवीनतम एनएफएचएस 6 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण फैक्ट शीट में कितने प्रमुख महत्वपूर्ण स्वास्थ्य और जनसांख्यिकीय संकेतकों यानी कि इंडिकेटर्स का मूल्यांकन किया गया है? तो यहाँ पे कितने इंडिकेटर्स हैं इसमें?
तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 इंडिकेटर्स। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के मुख्य निष्कर्ष और डेटा जारी किए हैं। इस सर्वेक्षण के अनुसार देश के स्वास्थ्य, मातृ सुरक्षा, बाल कुपोषण, प्रजनन दर और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे से जुड़े 101 प्रमुख जनसांख्यिकीय संकेतकों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जो नीति निर्माताओं को भविष्य की कल्याणकारी योजनाएं बनाने में मदद करेगा। हमारा 14th क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता यानी कि MHH संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीवन के अधिकार यानी कि राइट टू लाइफ का एक अभिन्न अंग है। तो किस आर्टिकल के तहत ये एक अभिन्न अंग है हमारे जीवन का, तो आर्टिकल नंबर 21 यानी कि राइट टू लाइफ। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, कनाडा ने अपने संसद में एक ऐतिहासिक संघीय विधेयक पेश किया है, जिसका उद्देश्य बच्चों के लिए किस कड़े डिजिटल सुरक्षा नियम को लागू करना है। तो कौन सा नियम जो है तो लागू किया जाएगा बच्चों के लिए, जिसको उन्होंने अपने संघीय विधेयक में पेश किया है। तो वो हमारा कौन सा नियम है, प्रोहिबिटिंग सोशल मीडिया एक्सेस फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 यानी कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो कनाडा की संघीय सरकार ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 16 वर्ष से कम उम्र के किशोरों के लिए इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित करने वाला कानून पेश किया है। ऐसा कानून बनाने में कनाडा अब ऑस्ट्रेलिया और यूके की कतार में शामिल हो गया है। तो यहाँ पे कनाडा ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का यूज बंद कर दिया है, और हमें लगता है कि हमारे देश में भी ये चीज होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों की एजुकेशन पे क्या बुरा इफेक्ट ना पड़े। तो बढ़ते हैं हमारे 16th क्वेश्चन की तरफ। भारत के शीर्ष लीवर सर्जनों और अनुसंधान संस्थानों ने एक चिंताजनक अध्ययन प्रकाशित किया है, जिसमें खुलासा हुआ है कि कितने प्रतिशत युवा भारतीय वर्तमान में गैर एल्कोहलिक फैटी लीवर रोग यानी कि NAFLD से पीड़ित हो सकते हैं। तो कितने प्रतिशत हमारे जो भारत के युवा हैं वो गैर अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग से पीड़ित हो सकते हैं, तो वो हो जाएगा 50%। तो इसका क्या मतलब है कि स्वस्थ जीवित लीवर दाताओं, लीवर डोनर्स पर किए गए एक बड़े क्लिनिकल अध्ययन में सामने आया है कि देश के लगभग आधे युवा और कामकाजी भारतीय बिना शराब के सेवन के भी खराब जीवन शैली, जंक फूड और शारीरिक निष्क्रियता के कारण फैटी लीवर की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। डॉक्टरों ने इसे भारत में एक छिपी हुई महामारी का करार दिया है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे हमारे देश के युवा क्या है कि हम लोग जंक फूड खाते हैं, हम लोग की जो है तो लाइफ स्टाइल बहुत ही खराब है, और हम लोग जो है तो अ, सही तरीके से अपना जो है तो डेली शेड्यूल नहीं बना के रखते हैं, जिस वजह से क्या होता है हमारा लीवर का साइज बढ़ जाता है और वो एक गंभीर बीमारी बन जाती है। और सबसे खतरनाक डाटा तो ये है कि यहाँ पे लगभग 50% युवा हमारे देश के इस चीज से पीड़ित हैं। तो चलते हैं हमारे 17th क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र के ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस के तहत नगर पालिका कचरा प्रबंधन को आधिकारिक रूप से शामिल करने के लिए किस वैश्विक संगठन या मंच ने इस्तांबुल प्लेटफॉर्म बैठक का आयोजन किया। तो यहाँ पे किस वैश्विक संगठन ने ये काम किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो वेस्ट फाउंडेशन विथ UN यानी कि संयुक्त राष्ट्र के साथ। तो तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित इस्तांबुल प्लेटफॉर्म के दौरान संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और जीरो वेस्ट फाउंडेशन ने कचरे को केवल एक रिसाइकलिंग समस्या न मानकर इसे वैश्विक ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैविक विविधता का नुकसान के एक बड़े हिस्से के रूप में मान्यता दी है। बढ़ते हैं हमारे 18th क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत सीमा के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल
पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को पूरी तरह से माफ करने की एक महत्वपूर्ण हरित ऊर्जा प्रोत्साहन की घोषणा की है। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली क्वेश्चन ये कहता है कि कितने परसेंट यहाँ पे इथेनॉल रहेगा पेट्रोल में, तो उस पे कोई भी एक्साइज ड्यूटी टैक्स नहीं लगेगा। तो हमारा कितने परसेंट हो जाएगा? 22 से 30%, यानी कि 22 से 30% अगर इथेनॉल है हमारे फ्यूल में, तो उस पे सरकार टैक्स नहीं लेगी। तो चलते हैं हमारे 19th क्वेश्चन की तरफ। मध्य पूर्व में जारी भू राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आयाम बिल के कारण भारतीय रुपये में गिरावट दर्ज की गई। यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले किस रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 95 रुपए 60 पैसे। तो होर्मुज जलमंडू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर हुए हमले और कच्चे तेल की कीमतों में आई वैश्विक तेजी के कारण भारतीय शेयर बाजारों और मुद्रा बाजार पर भारी दबाव देखा गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा पूंजी निकालने के कारण भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर यानी कि 95 रुपए 60 पैसे पर पहुंच गया है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नवीनतम सिप्री ईयरबुक 2026 मूल्यांकन रिपोर्ट में जनवरी 2026 तक भारत के कुल परमाणु हथियारों का शस्त्रागार बढ़कर कितनी संख्या पर पहुंचने की रिपोर्ट दी गई है? तो यहाँ पे जनवरी 2026 के अनुसार भारत में कुल कितने परमाणु हथियार हो गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 190 परमाणु हथियार। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले वर्ष के 180 परमाणु हथियारों की तुलना में जनवरी 2026 तक अपने बेड़े का विस्तार करके इसे 190 वॉरहेड्स तक पहुंचा दिया गया है। इससे क्या हुआ है? इसके साथ ही वैश्विक सैन्य खर्च भी रिकॉर्ड 2.9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें भारत रक्षा बजट के मामले में दुनिया में 5वें स्थान पर बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको डेली करंट अफेयर मिलता रहे।